गुड मॉर्निंग क्लास। हम लोग आज पढ़ेंगे महाद्वीपीय और महासागरों का संचलन। इसमें मूवमेंट हम बताएंगे कि कैसे कैसे कंटिनेंट का मूवमेंट हो रहा है और कैसे कैसे ओशियंस का हो रहा है। इस पर कई प्रिंसिपल्स दिए गए हैं, उन प्रिंसिपल्स के बारे में हम आपको समझाते हैं। ठीक है, तो टॉपिक डाल लीजिए इसमें। पहला है महाद्वीपीय और महासागरीय संचलन। इंग्लिश में हम कहते हैं मूवमेंट ऑफ कंटिनेंट एंड ओशियंस। मूवमेंट ऑफ कंटिनेंट एंड ओशियंस। इसमें से कई क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पहले कुछ फैक्चुअल हम लोग देखते हैं। पहला थिंकर है इसमें 1596 में आया, नाम है अब्राहम ऑस्ट्रेलियस। ठीक है, तो अब समझने पे ज़्यादा फोकस करिएगा। पहला मैंने कब बताया, सन कब आया है, 1596 में। इन्होंने क्या दिया है, एक जैसे आगे अभी जिग्सा फिट का कॉन्सेप्ट दिया जाएगा, वही इन्होंने दिया है जिग्सा फिट, या हम कहें साम्यता की स्थिति। हिंदी में क्या कहते हैं, साम्यता की स्थिति। तो क्या साम्यता दी है, देखिए आपने इसे ग्लोब देखा है, ग्लोब। इस ग्लोब में यहां अगर आप देखोगे कंटिनेंट एक पड़ेगा जिसे हम कहते हैं नॉर्थ अमेरिका, और नीचे अगर हम ऐसे देखेंगे तो क्या पड़ेगा, साउथ अमेरिका। इधर क्या आपको दिखेगा, अफ्रीका, और इधर क्या पड़ेगा, यूरोप। कहा कि इन्हें अगर हम जोड़ें तो एकदम ये फिट बैठते हैं। तो इससे पता चलता है कि ये पहले कभी जुड़े हुए रहे होंगे। तो ये बात किसने बताई है, अब्राहम ऑस्ट्रेलियस ने सबसे पहले बता दी। कब, 1596। उसके बाद 1908 में एक थिंकर आया जिसका नाम है ए.बी. टेलर। क्या नाम है, ए.बी. टेलर। इन्होंने दिया है महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत। इसमें इन्होंने ये बताया है कि महाद्वीपों का मूवमेंटिंग हो रही है कंटिनेंट में, मतलब महाद्वीपों का प्रवाह हो रहा है। इतनी बात केवल बताई, और बाकी कुछ इन्होंने इनके सिद्धांत में ज़्यादा हमें कुछ जानना नहीं। उसके बाद जो एक मेन आया जिसका हमें प्रिंसिपल पढ़ना है, 1912 में वेगनर। क्या नाम है, वेगनर। और इन्हीं को हम कहते हैं महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। हेडिंग बनाएंगे। पूछा गया है कई बार कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने दिया है, कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ये दी है वेगनर ने। अब इस प्रिंसिपल से ही क्वेश्चन मेंस में कई बार पूछा जा चुका है, आईएएस मेंस में, पीसीएस मेंस में, और प्रीलिम्स में भी यहाँ से क्वेश्चन रहा। तो हम लोग पढ़ते हैं, आप डाल लीजिएगा। वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ठीक है, थोड़ी हम बेसिक बातें इनके बारे में बताते हैं। पहले तो ये समझिए, ये रहने वाले कहाँ के थे, जर्मन के। कहाँ के रहने वाले हैं, वेगनर, जर्मन। और ये हैं क्या, जलवायु वेता हैं। जलवायु वेता मतलब समझते हो, ये क्लाइमेट की स्टडी करते हैं। किसकी स्टडी करते हैं, क्लाइमेट। और जब ये क्लाइमेट की स्टडी कर रहे थे, अब कहानी यहाँ से समझना और सुनना शुरू करें, फिर हम फैक्ट लिखाएंगे आपको। तो इन्होंने ये देखा कि जो क्लाइमेटिक जोन है, क्लाइमेटिक जोन समझ रहे हो, जलवायु कटिबंध जोन। ज्योग्राफी में जैसे आप एरिया कहते हो मैथमेटिक्स में, एरिया मतलब कोई क्षेत्र होता है, ऐसे ही ज्योग्राफी में उसे हिंदी में कटिबंध और इंग्लिश में हम जोन कहते हैं। तो उन्होंने ये देखा कि जो इस समय की जैसे ये ग्लोब है, और सपोज करो कि यहाँ पर इस समय बहुत कोल्ड चीजें, मतलब एकदम ठंडा ठंडा मौसम है,
लेकिन इस वाले एरिया में इन्होंने देखा कि इन्हें कोयला मिल रहा है, और कोयला कहाँ मिलना चाहिए कि वैसी जगह पर जहां पर बहुत गर्म और आर्द्र मौसम रहा हो, समझे। और दूसरी जगह मतलब क्या, 22 वर्षा जहां पर बहुत गर्म स्थल हैं, वहां पर इन्होंने देखा कि कुछ हिमानी निक्षेप मिल रहे हैं। हिमानी निक्षेप मतलब टिलाइट मिल रही है। टिलाइट क्या होती हैं? जो बर्फ से निर्मित चट्टानें होती हैं। तो इन्होंने ये देखा, तो इन्होंने दो संभावनाएं व्यक्त की। पहली संभावना ये व्यक्त की, कहा या तो जलवायु कटिबंध स्थापित हो रहे हैं। जलवायु कटिबंध मतलब क्या है? क्लाइमेटिक जोन शिफ्ट हो रहे हैं, या तो फिर महाद्वीप और महासागर ही शिफ्ट हो रहे हैं। नहीं समझ पाए? जर्मन के एक जलवायु वेता हैं जिनका नाम है वेगनर। जब ये जलवायु कटिबंधों पर स्टडी कर रहे थे, तब इन्हें दो स्थितियां मिली। इन्होंने ये देखा क्या कि जलवायु कटिबंध जहां पर गर्म मौसम है और आर्द्र जलवायु है, वहां पर शीतल मौसम की स्थितियां मिल रही हैं। दूसरा क्या देखा इन्होंने कि जहां पर शीतल है इस समय, मतलब बहुत ठंडे हैं, वहां पर कोयला मिल रहा है जो कि गर्म मौसम में मिलना चाहिए, जहां पर गर्म और आर्द्र होना चाहिए। तो इसकी वजह से इन्होंने दो संभावनाएं व्यक्त की हैं। कौन कौन सी दो पॉसिबिलिटीज बताई हैं? पहला यह बताया है कि या तो क्लाइमेटिक जोन ही शिफ्ट हो रहे हैं, जलवायु क्षेत्र ही एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर स्थानांतरित हो रहे हैं। और दूसरी बात क्या बताई है? कहने लगे कि नहीं तो फिर महाद्वीप या महासागर ही विस्थापित हो रहे हैं। तो जब इन्होंने स्टडी किया तो इन्होंने देखा कि क्लाइमेटिक जोन शिफ्ट हो नहीं रहे, तो इन्होंने उसी समय यह सिद्धांत दे दिया कि कहने लगे इसका मतलब महाद्वीप और महासागर ही क्या हो रहे हैं? विस्थापित हो रहे हैं। बात समझ पा रहे? तो अब इन्होंने कहा गया, अच्छा कोई चीज अगर विस्थापित हो रही है तो उसके तुम्हें क्या देने पड़ेंगे? साक्ष्य देने पड़ेंगे। और विस्थापित हो रही है अगर कोई चीज, तो उसके लिए कुछ तो कोई बल लग रहा होगा जिसकी वजह से। तो पहले इन्होंने बताया कि कौन कौन से फोर्स ऐसे हैं जो इसके लिए क्या है? रिस्पॉन्सिबल हैं। तो पहला बताया कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल इसके लिए उत्तरदायी है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। दूसरा क्या बताया फोर्स? कहा चंद्रमा का आकर्षण बल, चंद्रमा का आकर्षण बल। ये प्रश्न पूछा जा चुका है प्रीलिम्स में। तीसरा बोला है ध्रुवीय फ्लीइंग या फ्लाइंग बल। ये तीन फोर्स बताए हैं कि कहा कि इनकी वजह से महाद्वीप और महासागरों में क्या हो रहा है? विस्थापन हो रहा है। कौन कौन से बल बताए हैं? अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है, और किसका? चंद्रमा का भी हम ग्रेविटेशनल कह दें या अट्रैक्शन फोर्स है। और ध्रुवीय फ्लाइंग बल कौन होता है? कोई जानता है क्या? अच्छा, जो अर्थ है, अर्थ रोटेट करती है, आपको पता रोटेशन। कोई भी चीज जब ऐसे ऐसे घूमेगी लगातार, तो आपको पता ये घूम कैसे रही, आपको पता होगा, अर्थ रोटेशन में पढ़ाया है मैंने कि यहाँ पर बहुत तीव्र गति से घूम रही, जैसे जैसे ऊपर जाएगी वैसे वैसे स्लो होती चली जाएगी। तो कोई भी चीज अगर बड़ी तेजी से यहाँ पर घूमेगी तो ऊपर की ओर एक फोर्स वो लगाएगी जिधर स्लो होती जाएगी मौसम। और आप ना ऐसे तो आज जाना कोई चीज ऐसे से घुमाइएगा, जिधर स्पीड कम हो रही उधर चीजें शिफ्ट हो रही होंगी। बात समझ रहे? इसी को कहा गया है ध्रुवीय फ्लीइंग बल या फ्लाइंग बल कहा गया। तो अगर तुमसे केवल इतना प्रश्न पूछा जाता कि ये किस वजह से, किसकी वजह से उत्पन्न है, तो ये पृथ्वी की घूर्णन गति की वजह से उत्पन्न बल है। पृथ्वी की घूर्णन गति से, घूर्णन गति मतलब रोटेशन से, अर्थ के रोटेशन से जो फोर्स इमर्ज होता है उसे हम कहते हैं ध्रुवीय फ्लाइंग बल। बात समझ आए? तो तीन इन्होंने कारण बताए हैं अभी तक, कहा कि किसकी वजह से मोमेंटिंग हो रही है। इतनी बात क्या क्लियर? फिर देखिए क्या बताया। इतने से तो काम चलेगा नहीं, पहले इन्होंने एविडेंस दिए, कहने लगे कि कैसे कैसे मोमेंटिंग और हुई। मैंने जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर मैंने पढ़ाया था, उसमें एक युग बताया था कार्बोनिफेरस। याद है क्या किसी को? बताइए। बस यही जीवन में प्रश्न है कि याद है किसी को? बस भुला देते हैं लोग। ठीक, कार्बोनिफेरस याद है? अच्छा, क्या बताया गया? कहा कि कार्बोनिफेरस में अर्थ, यहां से समझिएगा, यहां से कहा कि इस तरीके से अर्थ, जैसे ये अर्थ है, इसकी स्थिति बताई गई कि यहां पर ऐसे सभी महाद्वीप एक से जुड़े हुए हैं, और इन्हें नाम उन्होंने क्या दे दिया है? पेंजिया। इन्हें नाम क्या दे दिया है? पेंजिया। मतलब ये सब जुड़े हुए हैं एकदम अर्थ पूरा।
ठोस पार्ट। ये क्या है, सभी महाद्वीप एक से जुड़े हुए, और इसके चारों ओर जो है वो पानी भरा हुआ है, इसे नाम दिया है पैंथालासा। ये जो पानी सागर है इसे क्या नाम दिया है, पैंथालासा। और ये भी कहा कि इसमें बीच में एक छोटा सा महासागर भी, उथला महासागर, और इसे नाम दिया है टैथिस सागर। टैथिस सागर ये कब बताया है, कार्बोनीफेरस युग के पूर्व ऐसी स्थिति है, युग के पूर्व। ये फिगर बना दीजिए, और ये पहला उन्होंने एविडेंस दिया है, किसने, वेगनर ने। रफ करें। अब देखिए क्या बताया, कहा कि जब जुरेसिक काल तक हम आए हैं, मेसोजोइक में पढ़ाए थे, क्रिटेशियस जुरेसिक, याद है, तो दूसरी कंडीशंस बताई। कहा कि जुरेसिक काल में जब हम आए, जुरेसिक, अच्छा ये इंग्लिश में भी ऐसे ही कहते हैं, ठीक है, इन्हें ऐसे लिखते हैं। अब क्या बताया कि यही जो था, मैंने आपको पेंजिया, ये पेंजिया दो पार्ट्स में डिवाइड हो गए। ऊपर वाले पार्ट को इन्होंने नाम दे दिया है अंगारा लैंड, और नीचे वाले पार्ट को नाम क्या दे दिया है, गोंडवाना लैंड। ठीक है, बात समझ पा रहे ये चीज, तो आप इसे लिख लीजिए, जुरेसिक काल में हम कहां तक पहुंच गए, अंगारा लैंड और गोंडवाना। और आज जो हम लोग हैं वो प्लेस्टोसीन में हैं, किसमें है, प्लेस्टोसीन युग। ठीक, तो तीसरी हेडिंग बनाएंगे, प्लेस्टोसीन युग में स्थिति क्या बन गई। फिगर से ही समझिएगा, या हम यहां पर पहले लिख रहे हैं प्लेस्टोसीन युग, लिख लेंगे प्लेस्टोसीन युग। इसमें अंगारा लैंड जो है, ये प्रश्न पूछा जा चुका, किसमें किसमें टूट गया, एक तो उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में, दूसरा यूरेशिया हम कहते हैं, या यूरोप और एशिया। यूरेशिया का मतलब इसमें दोनों आ जाते हैं, कौन कौन, यूरोप और एशिया। बात समझ रहे हैं। और तीसरा ग्रीनलैंड इसी से बना है। ये किसके हिस्से हैं सभी, अंगारा लैंड। फिर गोंडवाना लैंड जो नीचे का था, गोंडवाना लैंड किससे बना है हमारा, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट हम कहते हैं, या हम कहें कि प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत अलग, और ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर, ये सब किसके हिस्सा है, गोंडवाना लैंड। तो रवि अच्छा लग रहा है, तुम बताते रहना, तुम सबको अच्छा, जहां से अच्छा लगना बंद हो जाए तो बता देना, वहीं से मामला बंद कर देंगे। कब करना है, अच्छा। ये पहली बात उन्होंने बताई कि कैसे कैसे डिवीजन हुआ है। अब डिवीजन केवल कह देने से कोई मान लेगा क्या, अब इन्हें क्या देने पड़ेंगे, एविडेंस। पहले तो फोर्स बताए इन्होंने, फिर उन्होंने कुछ साक्ष्य दिए। अब ये साक्ष्यों से भी इनके खूब क्वेश्चंस पूछेंगे कि इन्होंने क्या क्या एविडेंस दिए। तो पहला इन्होंने भी दिया साम्यता का एविडेंस, जिसे हम जिग्सा फिट कहते हैं, जिग्सा फिट। ठीक, जिग्सा फिट में क्या बताया
कि कहा कि ऐसे अफ्रीका कंटिनेंट और साउथ अमेरिका को हम जोड़ेंगे तो एकदम सटीक बैठेगा, ऐसे ही हम नॉर्थ अमेरिका और यूरोप को जोड़ेंगे तो सटीक। एक इतना ही नहीं दिया, इतना भी दिया कि इरिटेरिया और इथोपिया जो अफ्रीका का है उससे जाकर भारत और पाकिस्तान वाला एरिया जोड़े तो एकदम कैसा फिट बैठेगा। इसी तरीके से कहा कि जो प्रायद्वीपीय भारत है वो जाके मेडागास्कर के पास जोड़ोगे तो वो भी एकदम से क्या बैठेगा, फिट बैठेगा। यानी कंप्लीट पेंजिया के रूप में कन्वर्ट करने का दिया। अब तुमसे यहां से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता तो तुम्हें एक समझना है कि किसका क्या समझाया दिया, साम्यता। दूसरा क्या दिया, देखिए वनस्पतियों पर बात की। ऐसी कुछ इन्होंने वनस्पतियां बताई हैं, ठीक। उन वनस्पतियों में क्या दिया कि जो जिनकी क्लाइमेटिक कंडीशंस जो कैसी मिल रही हैं, जैसे मान सपोज कर देते हैं यहां पर आपको बताइए कंटिनेंट अगर साउथ अमेरिका मान लें तो ये ब्राजील पड़ेगा, ये कंट्री। यहां ब्राजील की जो कुछ वनस्पतियां हैं वो वनस्पतियां ही कहां मिल रही हैं, घाना में मिल रही हैं। इसी तरीके से यहां पर कुछ निक्षेप दिए हैं, जैसे हम कहें खनिजों की साम्यता दे दी है, या हम कहें निक्षेपों की, जिन्हें आप प्लेसर नाम से जानते होंगे। इसे बड़ा ध्यान से समझिएगा। देखा यह गया है कि घाना में सोने की खानें मिल रही हैं, लेकिन जहां पर सोने की खानें होती हैं तो उसके लिए जो शाखाएं होती हैं वो कहां हमें देखने को मिली हैं, ब्राजील में। और घाना जो है वो ब्राजील के पास सटीक सेट बैठता है, तो उससे पता चला कि ये कभी क्या होंगे, जुड़े हुए होंगे। बात समझ रहे हैं। इसी तरीके से एक उन्होंने एविडेंस दिया लेमोरिया का। लेमोरिया क्या है, एक जीव है। ये तीनों जगह यहां मिल रहा है, मिला इन्हें देखे, इन्हें अफ्रीका में भी इन्हें मिल रहा है, ये इंडिया में भी इन्हें मिल रहा है, और ये उसमें मिल रहा है इन्हें ऑस्ट्रेलिया में भी। और इन तीनों क्षेत्रों को मिलाकर इन्होंने लेमोरिया कहा। इसी तरीके से एक साक्ष्य इन्होंने दिया है ग्लोसेप्टोरिस का। बात समझ गए, ये क्या है ग्लोसेप्टोरिस, वनस्पति ही है, वनस्पति के साक्ष्य दिखाए इन्होंने। इसी तरीके से इन्होंने एक जीव है, या हम कहें खनिज मेसासॉरस करके, उसे दिखाया। केवल इतना तुम्हें टर्म याद रखने हैं कि ये वेगनर ने ऐसे ऐसे कुछ साक्ष्य दिए, उसके अलावा तो कई एविडेंस से ये प्रूफ कर दिया वेगनर ने कि ये कभी क्या थे, जुड़े हुए। लेकिन इनके सिद्धांत की भी आलोचना शुरू हुई। क्या इन्होंने सबसे पहले आलोचना हुई, जो इन्होंने ये साक्ष्य दिए कि इन फोर्स की वजह से मोमेंटिंग हो रही है, वो फोर्स कैपेबल नहीं है। बात समझ में। तो ये चीजें, तो कहने का मतलब शिफ्टिंग तो हुई है, सच है, लेकिन जो कारण बताए हैं वो कारण उत्तर उनके सही माने नहीं। तो उसी की सिद्धांत को जब जिनके जो कारण जब विफल हुए तब उसके लिए एक नए थिंकर आया, उसने बताया कि देखिए शिफ्टिंग कैसे पॉसिबल है। तो ये वेगनर के सिद्धांत में किसी कोई डाउट हो तो पूछिए पहले, फिर हम बताएं अगला कन्वेक्शन थ्योरी आगे आने वाली। दूसरी थ्योरी आपको जो पढ़नी है 1930 में दी गई है, जिसे संवहन धारा का सिद्धांत कहते हैं। संवहन धारा का सिद्धांत, कन्वेक्शन थ्योरी। कुछ ना याद रखना तो वनडे एग्जाम के लिए याद रखना, ये किसने दिया है, आर्थर होम्स ने दिया। किसने दिया है, आर्थर होम्स। क्या है ये बात अभी हम समझाते हैं, ठीक है। और ये किस प्रॉब्लम को दूर करेगी वेगनर के, जो वेगनर ने बताया कि ये फोर्स उत्तरदायी है मोमेंटिंग के लिए, उस बात पर आलोचना हो गई। तो आर्थर होम्स केवल यही बताएंगे कि कौन से बल उत्तरदायी हैं इसके मोमेंटिंग के लिए। बात समझे। तो जो प्रॉब्लम्स आएंगे उन्हीं के तो सोल्यूशन ढूंढे जाएंगे, तो वो सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं, बताएं आपको। तो वनडे एग्जाम में यही पूछा जाता है, संबंध धारा का सिद्धांत किसने दिया, आर्थर होम्स। अब देखिए आर्थर होम्स ने क्या बताया, बड़ा ध्यान से अच्छे से संक्षेप में समझिए। हम लोगों ने इंटरनल स्ट्रक्चर पहले स्टडी कर रखा है। इसमें हमने बताया था कि 3 पार्ट्स होते हैं अर्थ के। एक ऊपर वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, क्रस्ट। किसी को दिक्कत, नीचे हम इसे क्या कहते हैं, मेंटल, और इसे क्या कहते हैं, कोर। तो इन्होंने पहला पॉइंट बताया है कि जैसे मेंटल में आप जाओगे तो हमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट मिलेंगे, रेडियो एक्टिव तत्व मिलेंगे या एलिमेंट मिलेंगे। और कहा कि इसकी वजह से इनमें क्या होता है, उनमें विघटन होता है, ये ब्रेक होते हैं, और ब्रेक होने की वजह से इनमें जो टेम्परेचर होगा वो इंक्रीज होगा,
और जब इंक्रीज होगा तो चट्टानें जो होंगी वो पिघलेंगी। बात समझ रहे? और चट्टानें जब पिघलती हैं तो वही चट्टानें कहा कि एक सेल के रूप में मूव करती हैं, ऐसे 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 ऐसे। और इन्हीं मूविंग पर कहा कि ये जो प्लेट्स है, जैसे मान लीजिए स्थल जो ये प्लेट है, इसे लगातार इसमें अपर्दन भी कर रही होती है और इसी की वजह से ये मूविंग होती है। जैसे मान लीजिए इस सेल पर कोई चीज है तो ये जैसे मूव कर रही है तो इस पर ये प्लेट मूव कर रही है, तो इसी वजह से इनकी कोई डायरेक्शन नहीं पता चले, ये प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही हैं और ये प्लेट एक दूसरे के पास आ रही हैं, क्योंकि कहा कि मेंटल में कई सेल्स बनी हुई हैं और सेल कौन किधर को मूव कर रही है इसकी कोई दिशा निर्धारित है नहीं। बात समझ रहे? और इस बात को आज तक सबने माना है कि अर्थ में अंदर रेडियो एक्टिव तत्व हैं। रेडियो एक्टिव तत्व वे तत्व होते हैं जिनमें स्वतः क्षय की क्षमता होती है, और उनके विघटन की वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर की वजह से चट्टानें पिघल गई हैं, और जब कोई चीज पिघलेगी और उसमें टेम्परेचर ज्यादा होगा तो वो मूव करेगी। और आप खुद विजुलाइज करके देखिए, क्या आग में जब बहुत तेज धधकती है तब क्या उसकी कोई डायरेक्शन निश्चित होती है वो किधर की ओर मूव करेगी? सेम कंडीशन अर्थ के अंदर। और इसी में कहा कि इस पर जो प्लेट्स होती हैं वो क्या करती हैं? मूव करती। इतना ही बताया है आर्थर होम्स ने, इसके अलावा आर्थर होम्स ने कुछ बताया नहीं। अब इसके बाद जो अगला हम सिद्धांत पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सागर नितल का सिद्धांत, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। इसमें किसी कोई दिक्कत? चल आप लिख लीजिएगा, सी आगे अगला डाल लीजिए, सागर नितल का सिद्धांत। 1960 में यह दिया गया है। सागर नितल का सिद्धांत किसने दिया ये याद रखना बहुत जरूरी है, हैरी हैस। इसे हम कहते हैं सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। ठीक, अब देखिए इन्होंने क्या बताया, बड़ा ध्यान से समझिए। बताएं, ये महासागर है मान लीजिए ये, और महासागर में आपने सुना होगा जैसे अटलांटिक महासागर मान लें तो उसमें कटक है। कटक, कटक क्या होता है? जैसे आप स्थल खंड महाद्वीपों पर पर्वत श्रेणियां देखते हो, हिमालय पर्वत श्रेणी सुना होगा, आल्पस सुना होगा, एटलस सुना होगा, उसी तरीके से महासागरों में स्थित पर्वत श्रेणियां क्या कहलाती है? कटक। इंग्लिश में रिज कहते हैं। समझे? जैसे पर्वत बड़ा, हिमालय ऐसे ऊंचा ऊंचा है, महासागर के अंदर भी ऐसे ही होते हैं, उन्हीं को हम क्या कह देते हैं? कटक। तो इन्होंने कटक पर स्टडी की, थोड़ा ध्यान से समझिए। इन्होंने क्या देखा, ये कटक जो है, ये कहा कि इसके आसपास पहला पॉइंट दिया कि ज्वालामुखी विस्फोट एक आम घटना है। ज्वालामुखी विस्फोट क्या है? एक आम घटना है, पहला। दूसरा बताया कि इसके जो नजदीक मिलेंगी जितनी चट्टानें वो हमेशा नवीन चट्टानें हैं, मतलब कटक के निकटतम नवीन चट्टानें हैं। समझ पा रही है नहीं? मतलब यहां पर नए नए फॉर्मेशन हो रहे हैं। कारण क्या? यहां पर ज्वालामुखी क्या हो रहे हैं? विस्फोट हो रहा है। ये केवल अभी साक्ष्य बता रहे हैं, इससे क्या बताएंगे? फिर कहा कि जैसे जैसे हम दूर बढ़ेंगे वैसे वैसे जो है। अच्छा एक चीज और बताइए, कहा कि जितने सेम डिस्टेंस पर सेम तरीके की है, मतलब जो रॉक्स हैं उनका टाइम पीरियड भी सेम है, उनका संरचना भी सेम है, और उनका हम स्ट्रक्चर और कंपोजिशन मतलब संगठन भी सेम है। कंपोजिशन मतलब रासायनिक तत्व एकदम सेम मिल रहे हैं। इतनी चीजें इन्होंने प्रूफ की यहाँ पर। जब ये चीजें इन्होंने यहां से प्रूफ की कटक के बारे में, तब इसका मतलब इन्होंने बताया कि ये जो प्लेटें हैं वो एक दूसरे से क्या कर रही हैं? दूर यहां जा रही हैं। और इसी को कहा गया है कि सागर का लगातार महासागरों का निर्माण हो रहा है, और इसी को कहा गया है सागर नितल का सिद्धांत। और ये किसने दिया है? हैरी हैस ने दिया। और ये किस गति की वजह से संभव है? अपसारी, जिसे डाइवर्जेंट मूवमेंट कहते हैं। बात समझ आए? तो कितने लोगों को अब्राहम ऑस्ट्रेलियस का प्रिंसिपल समझ में आ रहा है? जिग्सा फिट केबल बताया, एबी टेलर ने केवल महाद्वीपीय प्रवाह बताया, कहा सीमा सियाल पर क्या कर रही है? तैर रही है। और फिर वेगनर ने जितनी बातें बताई हमने बताई आपको संक्षेप में। फिर आर्थर होम्स ने उनके उस प्रॉब्लम को दूर किया है जो उन्होंने फोर्स बताए थे, उस पर क्वेश्चनेबल हो गए कि इन बलों की वजह से मूवमेंटिंग पॉसिबल नहीं है। आर्थर होम्स ने दे दिया। अब महासागरों का कैसे विस्तार हो रहा है ये किसने बताया? हैरी हैस ने बताया।
अब क्या होगा, इन सभी सिद्धांतों को मिलाकर एक सिद्धांत आएगा जिसे कहते हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी या प्लेट विवर्तन की सिद्धांत। बात समझ रहे हैं? और वो कौन देगा? उस व्यक्ति का नाम है मॉर्गन। मॉर्गन के साथ में पार्कर और मैकेंजी भी उनके क्या मदद करेंगे। तो आप अगला डालेंगे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। अगला है प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत। अब इस प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में क्या, सबसे पहले तो इसमें कुछ चीजें पूछी जाती कि किसने दिया। तो पहली बात तो कोई एक ने नहीं दिया, सबने मिला जुलाकर सभी सिद्धांतों को मिक्सचर है। किस किस सिद्धांत का मिक्सचर है? हम कहें वेगनर का सिद्धांत, इसमें संवहन का संवहन धारा का सिद्धांत मतलब आर्थर होम्स का, और हेरी हेस का सिद्धांत। इन सबको मिक्स पर हमने प्रिंसिपल को ही क्या कह दिया? प्लेट टेक्टोनिक। इसमें कुछ नया नहीं है। और इस नया किसे प्रस्तुत किसने किया है? तो क्या क्या नाम बताया मैंने? मॉर्गन, और क्या नाम है? पार्कर, और क्या नाम है? मैकेंजी। इन लोगों ने इंट्रोड्यूस किया। अच्छा, इसमें एक प्रिंसिपल बहुत अच्छा दिया गया, मतलब एक टर्म दिया गया प्लेट। तो प्लेट के बारे में इसमें प्रश्न पूछा जाता है। इसमें यह बताया गया कि जो हमारा ऊपर का स्थल खंड है, लिथोस्फीयर है, वो 7 बड़ी प्लेटों में डिवाइड है और कई छोटी प्लेटों में डिवाइड है। जैसे कुछ बुक्स तो लिख देती हैं कि 3 तरीके की प्लेट्स होती हैं, एक बृहद, एक लघु, एक सूक्ष्म। ध्यान से समझिएगा। और बृहद प्लेटों का एक एरिया दे देती है, उस पर क्वेश्चनेबल भी है, जैसे सविंदर सिंह वगैरह उसे नहीं मानते। 1 मिलियन वर्ग किलोमीटर तक की हो तो वो क्या कह देते हैं? बृहद। सॉरी, 20 की बृहद है, 1 वाली लघु है, 1 से छोटी हो तो वो सूक्ष्म है, ऐसा कुछ दे देते हैं। तो उस क्राइटेरिया पर ना जाइए। 3 तरीके की प्लेट्स हैं। तो हम प्लेट बताएं। ये पूछा जाता प्लेट शब्द किसने दिया? तो टुंजो विल्सन। क्या नाम है? टुंजो विल्सन। और कितनी बृहद प्लेटें ये खूब पूछी जाती हैं, तो 7 बृहद प्लेटें। 7 जो है वो मेजर प्लेट्स हैं हमारी, लिख लीजिए 7 बड़ी प्लेट्स हैं। तुम आलस की पराकाष्ठा दिखा रही? अच्छा, सही। ये बात समझ में आ रही? टुंजो विल्सन ने क्या किया है? प्लेट। कितनी प्लेट बड़ी हैं? 7। अब इनमें ही पूछा जाता है, देखिए प्लेट्स की विशेषताएं पूछी जाती हैं। एक प्लेट है हमारी प्रशांत प्लेट, एकमात्र प्लेट प्रशांत प्लेट है जो महासागरीय प्लेट है। लिख लीजिएगा। पहली प्लेट क्या लिखेंगे? प्रशांत प्लेट। 2 विशेषताएं लिखना, सबसे बड़ी प्लेट है ये, सबसे बड़ी, और एकमात्र केवल महासागरीय प्लेट, एकमात्र केवल महासागरीय। अच्छा, महासागरीय प्लेट हमने कह दिया तो इसका मतलब क्या होगा? ये बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित होगी। किससे निर्मित होगी? बेसाल्ट चट्टानों से। बेसाल्ट चट्टानों का मतलब इसके घनत्व ज्यादा होगा, ये भारी होगी। इसका मतलब महासागरी महाद्वीपी जहां टकराएंगी तो महासागरी नीचे बैठेगी, भारी वाली क्या होगी? नीचे दबेगी, और महाद्वीपी वाली ऊपर। अगर महाद्वीपी प्लेट कहें तो वो ग्रेनाइट से निर्मित होगी, हल्की होगी। बात समझ पा रहे हैं? महासागरी प्लेट का मतलब क्या है? बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित होगी, भारी होगी। भारी होगी तो मतलब हमेशा नीचे बैठेगी, ठीक है। और महाद्वीपी प्लेट हमने किससे बताई निर्मित होगी? ग्रेनाइट से निर्मित होगी और हल्की होगी। बात समझ पा रहे? अब बाकी जितनी भी प्लेट, जो 6 प्लेट हैं अन्य, उनके बारे में हम बात करें तो वो दोनों टाइप की हैं। 6 प्लेटें कैसी कैसी हैं? उनमें महाद्वीपीय लक्षण भी हैं और महासागरीय भी हैं। जैसे हम कहें इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इसमें देखिए क्या है, इसमें पूरा भारत है, इसमें पूरा हिंद महासागर आ जाता है, और इसमें पूरा ऑस्ट्रेलिया आ जाता है। तो देखिए हिंद महासागर सागर वाला भी एरिया आ गया, और ऑस्ट्रेलिया और भारत कैसा? महाद्वीपीय एरिया आ गया। तो इसलिए इसमें महासागर की विशेषताएं भी हैं और महाद्वीपीय विशेषताएं भी हैं। समझ पा रहे हैं बात को? इसी तरीके से देखिए उत्तरी अमेरिका प्लेट है, उसका नाम लिख लीजिए। दक्षिणी अमेरिका प्लेट है, अफ्रीकन प्लेट है। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, यूरेशिया।
और एक अंटार्कटिका प्लेट। ये 7 बड़ी प्लेटें हैं जो आपको याद रखनी है। हाँ, सब यूरेशिया में आते हैं। ठीक, चाइना एशिया का ही हिस्सा है ना। हाँ, वो इंडो ऑस्ट्रेलिया में आता है। हिमालय के इधर वाला जो एरिया है वो इंडो ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, मैंने कुछ नहीं, मैंने 7 प्लेटों के नाम लिखाए हैं, 7 के। अगर आपके छूट गए हैं तो आप ऐसे देखिए। सबसे पहली प्लेट हमने बताई है प्रशांत, ठीक है। दूसरी अगर आपने नहीं लिखी तो नॉर्थ अमेरिका लिख लीजिएगा। तीसरी साउथ अमेरिका। चौथी आप लिखना है अफ्रीका, अंटार्कटिका लिख लेना है। फिर यूरेशिया प्लेट लिख लेना है, यूरेशिया लिख लिया। अच्छा, कौन सी बच रही है? एक इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन। अब कुछ छोटी छोटी आपने नाम सुने होंगे, कोको, नजका, जूडो, फुको, है ना, ये सब। तो ये चीजें मैपिंग से कभी कभी लोकेट भी मैपिंग में करनी होती है कि कहाँ पर इनकी लोकेशन है। कैरेबियन प्लेट सुना होगा, ये तरीके। तो ये प्लेट्स हैं, और यही प्लेट्स, इसी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में बताया कि 3 तरीके का क्या करती हैं, मूविंग करती हैं, जो हम लोगों ने पीछे हालांकि डिस्कस किया है। संक्षेप में हम फिर बता दें कौन कौन सी गतियां हैं इनकी। अपसारी में क्या होता है, देखिए सबको मालूम। अभिसारी में क्या होता है, और समांतर में क्या होगा, समांतर चलेंगे, है ना। अच्छा बताइए, अभिसारी में किस चीज का निर्माण होगा? इसमें पास आते हैं, पास आने से इसमें पर्वत का निर्माण होता है या पर्वत श्रेणियों का निर्माण हो जाए। अपसारी में हम भ्रंश से पठार और मैदान का निर्माण हो जाता है। बात समझ पा रहे हैं? क्योंकि इससे क्या होगा, लावा वगैरह निकलेगा और वो क्या हो जाएगा, विस्तृत हो जाएगा। क्या होगा, अपसारी, अच्छा दूर, अच्छा, अरे वो जहन में पास लाने की उम्मीदें चल रही है ना, तो पास पास ही नजर आ रहा है। तो अभिसारी क्या है, पास आने वाला, ठीक है। और समांतर में क्या है, एक दूसरे के समांतर चलने वाला। तो ये 3 तरीके का मोमेंटिंग, इनसे स्थलाकृतियां पूछी जाती हैं। अच्छा, एक पूछा जाता है कि हिमालय पर्वत में ज्वालामुखी क्यों नहीं विस्फोट होता। तो आप एक चीज समझिएगा, यहां पर अभी मैंने जैसे बताया यूरेशिया प्लेट टकराएगी, यूरेशिया, और यहां से कौन सी टकराएगी, इंडो ऑस्ट्रेलियन, और इंडो ऑस्ट्रेलियन का स्थलीय भाग टकराएगा, यूरेशिया का भी स्थलीय भाग। तो इनमें मैंने बताया होगा शायद कि डेंसिटी का क्या है, बहुत कम डिफरेंस, और जिसकी वजह से एकमात्र पर्वत श्रेणी है जहां पर क्या नहीं होता है, ज्वालामुखी विस्फोट नहीं होता। एक चीज और पूछी जाती है, जैसे पूछा जाता है कि कौन कौन सी ऐसी प्लेटें हैं जिनके टकराने की वजह से परस्पर वहां पर फोल्डिंग माउंटेन बने, या उनका मूवमेंटिंग पूछा जाता है। अच्छा बताइए, उत्तरी अमेरिका किस साइड में मूव कर रहा है, किस दिशा में, उत्तर की ओर कर रहा है। इसी तरीके से इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट भी उत्तर की ओर मूव कर रही, यूरेशिया प्लेट भी उत्तर की ओर मूव कर रही, लेकिन अफ्रीका प्लेट भी उत्तर की ओर मूव कर रही। लेकिन अगर पूछा जाए कि ये वाले उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, ये थोड़ा पश्चिम की ओर भी मूव कर रहे हैं। रॉकी पर्वत और एंडीज पर्वत श्रेणी देखा है, वो प्रशांत महासागर से टकराकर बन रहे हैं। रॉकी और एंडीज, जैसे आप देखिए, आपने ऐसे मान लीजिए ये क्या है, आपने देखा ये यहां बनेगा, अगर साउथ अमेरिका मान लें तो ये एंडीज, इसी तरीके से अगर ये नॉर्थ अमेरिका मान लें तो यहां बनेगा। तो ये किससे, प्रशांत महासागर प्लेट से टकराकर ये पश्चिम की ओर मूविंग की वजह से बन रहे हैं। और अगर पूछा जाए आल्प्स कैसे बन रहा, तो उत्तर की ओर मूविंग की वजह से बन रहा है। हिमालय कैसे बन रहा, तो उत्तर की ओर मूविंग की वजह से बन रहा है। तो समझ पा रहे हैं, इनके मूवमेंटिंग डायरेक्शन भी आपसे कभी कभी वो स्टेटमेंट में दे देते हैं। तो ये है आपका महाद्वीपीय और महासागरीय संचलन, ठीक है। इसमें के कई बेसिक पीछे के टॉपिक्स, जैसे हमने गतियों तक शायद इसमें कवर कराया था, जो यूट्यूब पर गया है उसकी हम बात कर रहे हैं, और उसमें जो टॉपिक्स छूटे हैं वो हम कवर कर देंगे। इसमें अगला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम कल से स्टार्ट करेंगे, जो बहुत मेजर है, बड़ा कॉन्सेप्चुअल है, क्लाइमेटोलॉजी, ठीक है। उसके बेसिक्स हम स्टार्ट करेंगे और आपको टॉपिक वाइज देंगे बहुत अच्छे से। तो वो अगर आप समझेंगे तो ज़्यादा अच्छा आपका क्लियर होगा, ठीक। कोई डाउट यहाँ तक किसी को तो पूछिए, कुछ पूछना किसी को, चलिए फिर।